Hey guys, today we are going to study our chapter number 1 of civics, that is Indian Constitution. The Indian Constitution, हमारा संविधान, भारत का संविधान. Constitution क्या होता है guys? एक बुक होती है. एक बुक होती है जिसमें सारे रूल्स वगैरह एक कंट्री को कैसे गवर्न करते हैं, कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी वर्क करती है, कैसे एमएलएज एमपी सेलेक्ट होते हैं, जजेस कैसे बनते हैं, कैसे गवर्नमेंट में जॉब्स मिलती हैं, कुछ भी है वो एक प्रॉपर जो एक कंट्री में प्रॉपर स्ट्रक्चर जो फॉलो किया जाता है वो सब कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चलता है. हमारी उस बुक के बेसिस पे सारी चीज़ें चलती हैं. ऑल राइट, सो नाउ वील बी लुकिंग एट व्हाट्स देयर इन दिस चैप्टर. हेयर इज़ द एक्टिविटी जिसमें तुम्हारे दिया गया वाई डू वी नीड रूल्स, हमें रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो ये एक्टिविटी तुम्हें खुद करनी है. ये रूल्स से रिलेटेड एक्टिविटी है, क्रिकेट से रिलेटेड है. इसको पहले हिंदी में कन्वर्ट करना एंड देन आफ्टर दैट डू दीज क्वेश्चंस एंड वील बी मूविंग फर्दर टूवर्ड्स आवर टॉपिक. सो गाइज, इसमें क्या दिया हुआ है कि रूल्स, तुमने जो ये एक्टिविटी करोगे इससे पता चलेगा कि रूल्स रेगुलेशंस क्यों ज़रूरी होते हैं. इवन इन स्पोर्ट्स, अगर तुम्हें एक छोटा सा स्पोर्ट्स खेलना है तो उसमें प्रॉपर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपरली हम एक फेयर तरीके से खेलते हैं तो चीज़ें ठीक रहती हैं, कोई लड़ाई झगड़ा एंड ऑल दैट स्टफ नहीं होता है. सो ऐसे ही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें जो है रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि हम जो है शांतिपूर्वक अपनी लाइफ बिता सकें. सो कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं ताकि गवर्नमेंट प्रॉपरली वर्क कर सके. सो अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन दी हुई है कि रिटन लीगल डॉक्यूमेंट है ये जो हमें प्रॉपर फ्रेमवर्क देता है रूल्स और रेगुलेशंस का. सो ये हेल्प करता है जानने में कि हमारी पावर्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं गवर्नमेंट की. ठीक है, एंड गारंटी क्या देता है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि कुछ राइट्स जो हैं सिटीजन्स राइट्स की, कि ये हमारे अधिकार हैं एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री. सो इट कैन नॉट बी इजीली टेम्पर्ड विद और चेंज विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. इसको हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते. कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड ईजीली. ऑल राइट, और बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है. कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान नहीं है. ठीक है, और कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे, ज़्यादातर कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं उन सब के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हैं. मतलब कि जो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर है. मे हैव, इट इज़ नॉट नेसेसरी. जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिन कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, कि जिन कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है कि वो डेमोक्रेटिक ही हों. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि मान लो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम ये नहीं कह देंगे कि अमेरिका के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. सो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन that this country is a democratic country and this is not a democratic country. So please take care of this thing. This is very important paragraph which you need to remember. अब हमें बात आती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए. वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत टाइप के पर्पसेस को सॉल्व करता है. जैसे वो जो है हमारी डिज़ायर्स को रिफ्लेक्ट करता है, और क्या हमारे क्या विश्वास हैं, क्या बिलीव्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है मिसयूज़, पावर का मिसयूज़ होने से रोकता है. अथॉरिटीज़ वगैरह जो है, हमारे जो गवर्नमेंट लीडर्स हैं वो पावर्स का मिसयूज़ ना करें, तो उससे हमारा संविधान रोकता है चीज़ों को. और हमारे जो माइनॉरिटी है, जो लोग माइनॉरिटी में हैं, जो ज़्यादा संख्या में नहीं हैं सेम कैटेगरी के लोग, उनको प्रोटेक्शन देता है. ठीक है, तो इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. तो अब देखते हैं, हम वन बाय वन इन एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ पीपल. कैसे रिफ्लेक्ट करता है लोगों की एस्पिरेशंस को, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं. अब गाइस, क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक कंट्री के सारे सिटीजन ज़्यादातर चाहते हैं कि हमारी कंट्री ऐसा हो. तो वो बेसिस होते हैं, वो एक की पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू हमारे प्रिंसिपल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं कि ये प्रिंसिपल्स के थ्रू हमारी कंट्री गवर्न होगी. सो अब एक कंट्री है,
हमारी कंट्री है मान लो, तो उसमें अलग टाइप की कम्युनिटीज़ हैं, अलग टाइप के बिलीफ सिस्टम है लोगों के, अलग टाइप की थिंकिंग है, रिलीजन, सोशल वैल्यूज़, ये सब अलग हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं चीज़ें सब पे लोग एग्री करें, क्योंकि सबके सेम बिलीफ, सेम विश्वास नहीं होते हैं, सबकी थिंकिंग अलग होती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जो एक, और गाइडलाइंस क्या होती हैं, ये सेट है रूल्स के, प्रिंसिपल्स के। इसमें रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं कि सारे सिटीजन्स जो है कंट्री के, उनको फॉलो करने पड़ते हैं। ये गाइडलाइंस, ये रूल्स सारे कंट्री के लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। जो ये एग्रीमेंट है ये सिर्फ एक्सटेंड गवर्नमेंट के टाइप पे नहीं होता है, अ कंट्री डिसाइड टू हैव, मतलब सिर्फ ये गवर्नमेंट के लिए नहीं है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, सिर्फ उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियल्स कि क्या हमारे आइडियल्स होने चाहिए, क्या हमारी वैल्यूज़ होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, तो वो आइडियल्स क्या हैं तो वो इसमें डिसाइड करे जाते हैं। तो हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, आइडियल्स और वैल्यू का एक एग्जाम्पल देखेंगे, और वो एग्जाम्पल अभी रिसेंट जो पॉलिटिकल चेंजेस नेपाल में आए हैं उससे रिलेटेड है। नेपाल जो है वो एक मोनार्की है, ऑलराइट। मोनार्की का मतलब क्या होता है गाइज, कि जब एक राजा का रूल होता है दैट इज़ मोनार्की, किसी एक पर्सन का रूल होना दैट इज़ मोनार्की। तो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का वो 1990 में अडॉप्ट किया गया था, और उसमें जो फाइनल अथॉरिटी, जो मेन अथॉरिटी है वो किसकी थी, राजा की, किंग की। तो जो नेपाल के लोग थे उन्होंने मूवमेंट्स स्टार्ट करी, हड़ताल, स्ट्राइक्स एंड ऑल दैट स्टफ स्टार्ट किया, सो दैट जो है वो मोनार्की को हटा सके। दे डिडंट वांटेड मोनार्की इन देयर कंट्री। सो गाइज क्या था कि नेपाल में लोगों ने जब फाइट करी तो 2006 में फाइनली जो मोनार्क सिस्टम था वो ख़त्म हो गया, और एक नई फाउंडेशन बिल्ड करी गई, नई नींव रखी गई, उसमें नया संविधान बना, 2008 में अडॉप्ट किया गया, और मोनार्की ख़त्म हो गई, और क्या हो गई, नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। तो जो लोग थे नेपाल के वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे जो पुराना सिस्टम था, उन्होंने फिर चेंजेस करे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में। आइडियल्स जो थे पुराने उनको फॉलो नहीं करना चाहते थे, वो उन्होंने न्यू आइडियल्स बनाए, और जिसकी वजह से उनको पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स जो हैं चेंज करने पड़े, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू सोसाइटी। तो उनको सारे रूल्स को चेंज करना पड़ा बिकॉज ऑफ द न्यू सोसाइटी नीड्स, अकॉर्डिंग टू द न्यू सोसाइटी नीड्स। तो नए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए। एंड वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस क्या होता है गाइज, क्वालिटीज़ को इंटरप्रेट करना और फीचर्स, एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम की क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके क्या फीचर्स रहेंगे, उसको एक्सप्रेस करना, बताना, वो कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रॉपरली ले डाउन किया जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम इस कंट्री का कैसे रहेगा। तो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का उसमें क्या लिखा होता कि कंट्री जो है वो मोनार्की रहेगी, एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मोनार्किकल गवर्नमेंट के हिसाब से फ्रेम करा गया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो नेपाल का किंग रहा था वो कौन थे, ज्ञानेंद्र बिर विक्रम शाह। तो ये हमारे नेपाल के लास्ट किंग थे। ऑलराइट, उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो गया, डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टार्ट हो गया नेपाल में। दिस इज द एक्टिविटी विच यू हैव टू डू। व्हाट डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इट्स अबाउट प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है, यू विल बी टेलिंग मी दिस in the comment section given below, and I'll be starting with our next topic in our next class. Till then, bye bye, take care.